नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी जातीय जनगणना पर छिड़े संग्राम की, क्योंकि अखिलेश यादव ने आर पार की जंग छेड़ दी है। अखिलेश जहां भाजपा पर हमलावर हैं, तो भाजपा के सहयोगी दलों पर भी निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे। लेकिन अब अखिलेश ने भाजपा के सहयोगियों पर ऐसा हमला बोला है कि सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। वहीं बात करेंगे विधानसभा में हो रहे उस हंगामे की जो 5वें दिन भी जारी रहा। आज शिवपाल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच जमकर बहस हुई। वहीं बात करेंगे प्रयागराज में हुए हत्याकांड के, जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए बल्कि पूरे शहर को दहशत में डाल दिया है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात होगी जातीय जनगणना पर महाभारत 24 वाली समाजवादी सियासत, क्योंकि अखिलेश यादव ने 24 की जंग के लिए अपनी लाइन तय कर दी है। वो खुलकर जातीय जनगणना के मोर्चे पर भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। अखिलेश की कोशिश जातीय गोलबंदी करके भाजपा को टक्कर देने की है, लेकिन भाजपा भी चुप रहने के मूड में नहीं है, क्योंकि आज अखिलेश जब नोएडा में जातीय जनगणना के मोर्चे पर हमला बोल रहे थे, तब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश पर पलटवार कर रहे थे। जातीय जनगणना पर महाभारत, अखिलेश ने गरम यूपी की सियासत। खत्म होगा 92 साल का इंतजार, जातीय जनगणना बना विपक्ष का हथियार। इनको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। एक समय पर जातीय जनगणना देश में हुई थी ब्रिटिश के जमाने में 1931। बिहार में जातिगत जनगणना शुरू होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक माहौल बनाने में जुटी है और जातीय जनगणना पर सूबे के हर जिले में विधानसभावार ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठी शुरू कर दी गई है। वहीं अखिलेश यादव खुलकर जातीय जनगणना के मोर्चे पर भाजपा को घेरने में लगे हैं, क्योंकि अखिलेश जहां भी जा रहे जोर शोर से जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे। शुक्रवार को अखिलेश नोएडा में थे। यहाँ उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे पर न सिर्फ सरकार पर जमकर हमला बोला, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि 1931 के बाद से पूरा देश जातीय जनगणना का इंतजार कर रहा, लेकिन ये कभी नहीं हुई। इनको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। एक समय पर जातीय जनगणना देश में हुई थी ब्रिटिश के ज़माने में 1931। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कम से कम हर जाति विशेष में ये विश्वास पैदा हो कि उनको भी योजना से जोड़ा गया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते थे कि सब योजनाओं का लाभ कोई और ले रहा है, कुछ योजनाएं कुछ लोगों के जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों जातीय जनगणना का मुद्दा काफ़ी छाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बजट सत्र के दौरान भी अखिलेश यादव ने सदन के भीतर यही मुद्दा उठाया। लेकिन जहां अखिलेश जातीय जनगणना पर भाजपा पर हमलावर हैं, वहीं भाजपा भी पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। भाजपा ने अखिलेश के जातीय जनगणना वाले दांव से निपटने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर दिया है। उन्होंने सभी जातियों का हक केवल एक परिवार के अंदर जाकर के खा गए हैं, और आज जब सत्ता से बेदखल हो गए, उनको जातीय जनगणना की याद आ रही है। पहले वो अपना अध्यक्ष पद त्यागे और किसी पिछड़े दलित को अध्यक्ष पद दे दें और सामने बैठे दरी में, तब समझ में आएगा। बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है। वो किसको आगे कर रही है? अपनी पार्टी के जिनको कुछ नहीं दिया। दरअसल लगातार समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटी है। आज से समाजवादी पार्टी की संगोष्ठियां प्रदेश भर में शुरू हुई हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जातीय जनगणना से मतलब नहीं है, बल्कि उनको अपने परिवार के लोगों से ही मतलब है। और अगर अखिलेश यादव वाकई जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं तो पहले अपने पद को वो छोड़ें। गौरतलब है कि जातीय जनगणना को लेकर जहां एक तरफ लड़ाई सपा और भाजपा के बीच चल रही, वहीं एक युद्ध सपा और कांग्रेस के बीच भी छिड़ा है, क्योंकि एक दिन पहले ही मायावती ने यह कहते हुए अखिलेश पर हमला बोला था कि जब सूबे में सपा की सरकार थी तब क्यों उन्हें इसकी याद नहीं आई। अब सपा बसपा पर उसी के अंदाज में ये कहते हुए पलटवार कर रही कि जब बसपा की सरकार थी तब क्यों उसने जातीय जनगणना नहीं कराई। नहीं कह रही, ये उनका अपना इशू है,
लेकिन जहाँ तक ये मामला है तो सरकार में वो खुद भी रही हैं। अगर वो चाहती तो वो भी करा सकती थी, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं कराया। आज समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठा रही है और ये एक अहम मुद्दा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 बार सपा की और 4 बार बसपा की सरकार रही, लेकिन जिस तरह से अब जातीय जनगणना को लेकर जंग छिड़ी है, उससे सवाल बड़ा है कि अखिलेश 24 में भाजपा के रथ को रोकने के लिए बड़ी लाइन पकड़ चुके हैं, क्योंकि अखिलेश एक तरफ भाजपा पर हमला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के सहयोगियों को भी जातीय जनगणना पर उलझा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात छुटभैया वाले बयान पर मचा घमासान, अखिलेश से आर पार का संग्राम। क्योंकि आज अखिलेश जातीय जनगणना को लेकर जहां भाजपा पर गरज रहे थे, वहीं भाजपा के सहयोगी दलों को छुटभैया बताते हुए जमकर हमला बोल रहे थे। अखिलेश का इशारा भाजपा के सहयोगी संजय निषाद और आशीष पटेल पर था। अब अखिलेश के इस बयान के बाद सियासत इस कदर गर्मा गई है कि भाजपा और उसके सहयोगियों ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा के सहयोगियों को छुटभैया संदेश, मैदान में उतरे अखिलेश। ये छोटे नेता का कोई हैसियत नहीं है। संजय निषाद और आशीष पटेल पर हमला, जाति से पूरा होगा बदला। जाति वाली जंग कौन किसके संग। जब से अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को लेकर मोर्चा खोला है, उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश भाजपा के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं, तो वहीं एक लड़ाई अब अखिलेश ने भाजपा के सहयोगी दल संजय निषाद और आशीष पटेल को छुटभैया नेता बताकर छेड़ दी है। आपने कल विधानसभा में आशीष पटेल का और संजय निषाद का जिक्र किया। देखिए, ये छोटे नेता का कोई हैसियत नहीं है। और जब बिहार जैसा प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे, वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं क्या? जिनका नाम ले रहे हो वो नीतीश कुमार से भी बड़े हैं। अखिलेश की छुटभैया वाली ये बात संजय निषाद और आशीष पटेल को बुरी तरह से चुभ गई। दोनों ने अखिलेश पर पलटवार किया। अब आज के दिन में सारे सपने इनके साकार इसलिए नहीं हुए कि इनके लोग इनको वही बात बुलवाते हैं जो इन्हें ख़त्म करने पर लगा हो। आज के दिन में ये अपनी बात बोलते तो शायद पढ़े लिखे लोग हैं, तो सबको भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था। तो अगर जैसे बड़े परिवार के लोग, ऐसे वंश के लोग हम लोग हैं जो त्रेता में आके रावण राज ख़त्म किया हो, तो ऐसे लोग छोट भैया बनाएंगे तो बड़े भैया, हम तो उनको कहते भाई आज के बाद उनको बड़े भाई नेता कहें। 4 बार वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहे हैं समाजवादी। बोलने से कुछ नहीं होता है। आप एक कागज मुझे दिखा दीजिए जो आपने 4 बार की सत्ता में आपने जाति जनगणना के पक्ष में कुछ किया। दरअसल एक दिन पहले अखिलेश ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर संजय निषाद और आशीष पटेल को साथ लेने की कोशिश की थी। मैं जानता हूं वो समर्थन कर रहे हैं दिल से, वो साथ हो सकते हैं, लेकिन दिल से हम लोगों के साथ ही हैं। दिल पे क्या गुजर रही है वो बेहतर समझते हैं। और क्योंकि हम दोनों इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर बात को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे लगता है अपना दल भी यही चाहता है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल को छुटभैया नेता बताया है। अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना जैसे मुद्दे पर छुटभैया नेताओं को नहीं बोलना चाहिए, बल्कि इस मुद्दे पर खुद सीएम और पीएम को बात करनी चाहिए। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सियासत और तेज हो गई है और लगातार अब इन नेताओं की तरफ से भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया जा रहा है। दरअसल जातीय जनगणना की मांग ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, आशीष पटेल की अपना दल एस से लेकर संजय निषाद की निषाद पार्टी भी कर रही, लेकिन इन सबको अखिलेश के साथ खड़े होने से ऐतराज है। अब सवाल बड़ा है, क्या जातीय जनगणना वाला दांव 24 में गेम चेंजर साबित होगा, और होगा तो इसका फायदा सबसे ज्यादा किसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात लाल टोपी पर बवाल टक्कर, क्योंकि जहां एक लड़ाई जातीय जनगणना को लेकर छिड़ी है, वहीं दूसरी लड़ाई लाल टोपी को लेकर शुरू हो गई। क्योंकि आज विधानसभा में शिवपाल यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच ऐसी बहस हुई कि पूरा सदन हंगामे के शोर से गूंज उठा। शिवपाल ने ब्रजेश पाठक को छापामार मंत्री बताया, तो ब्रजेश पाठक ने लाल टोपी पर हमला बोल दिया। 24 की लड़ाई लाल टोपी पर आई। लाल टोपी वाले लोग ये नकली समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है।
विधानसभा में स्वास्थ्य वाली जंग, शिवपाल का ब्रिजेश पर छापामार तंज। माननीय मंत्री जी, वैसे तो आप छापा भी बहुत मारते हैं, लेकिन तिथि का भी कोई भी अधिकारियों पर असर नहीं पड़ता है, तो बताइए ऐसे छापा मारने से क्या फायदा है? जब से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है, पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक और अवध से बुंदेलखंड तक सियासी पारा चढ़ा है, क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश यादव जातीय जनगणना की पिच पर खेल रहे हैं, तो वहीं अब शिवपाल भी खुलकर मैदान में आ गए हैं, क्योंकि विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन शिवपाल यादव और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के नाम रहा। जहां शिवपाल ने ब्रिजेश पाठक को स्वास्थ्य के मोर्चे पर घेरा, तो ब्रिजेश पाठक ने बेबाकी से शिवपाल के सवाल का जवाब दिया। आज उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत ही बुरी हालत है, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं, लोग बिना इलाज के मर रहे हैं। वैसे तो विज्ञापनों में तो ये लगता है पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हैं, और धरातल पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य महकमा वेंटिलेटर पर है, पूरा का पूरा वेंटिलेटर पर। स्वास्थ्य महकमे को आप लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया था। सरकारी योजनाओं में किस ढंग से लूट हो सकती है? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम लूट होती थी। डॉक्टरों से मिली भगत करके आधा पैसा लेकर के उनको ड्यूटी से रोकते थे। आज हमने 100% उपस्थित डॉक्टरों की दर्ज कराने का काम किया है। लेकिन दोनों के बीच बात तब बढ़ गई जब शिवपाल ने ब्रिजेश पाठक की तुलना छापामार मंत्री से कर दी, तो ब्रिजेश पाठक ने लाल टोपी पर हमला बोलते हुए शिवपाल को नकली समाजवादी बता दिया। इस दौरान बात इतनी बढ़ गई कि समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में पहुंच गए और डिप्टी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। माननीय मंत्री जी, वैसे तो आप छापा भी बहुत मारते हैं, बहुत छापा मारते हैं, और छापा मारने के साथ साथ दरबार भी लगाते हैं। अच्छी बात है, दरबार लगाते हैं, अधिकारियों को भी बुला लेते हैं, अधिकारी आ भी जाते हैं। माननीय मंत्री जी चिट्ठी भी लिख देते हैं, लेकिन चिट्ठी का भी कोई भी अधिकारियों पर असर नहीं पड़ता है, तो बताइए ऐसे छापा मारने से क्या फायदा है? सरकारी योजनाओं में किस ढंग से लूट हो सकती है? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम लूट होती थी। ये नकली समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है। ये लाल टोपी वाले लोग शेबर हैं, अराजकता फैलाते हैं, गुंडाई फैलाते हैं, पूरी तरह से अराजकतावादी हैं ये लोग, और कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हैं। विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गहमा-गहमी देखने को मिली। दरअसल शिवपाल यादव ने नियम 56 के तहत उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सदन में सवाल पूछा। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे ब्रिजेश पाठक ने जब उसका जवाब दिया, तो उनके जवाब से शिवपाल यादव संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहद बुरी स्थिति में हैं और अस्पतालों के बाहर दलाल बैठते हैं। इसके बाद ब्रिजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। दोनों के बीच ये गहमा गहमी इतनी चली, इतनी बढ़ी कि बात लाल टोपी और नकली समाजवाद तक आ गई। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि ये जो समाजवाद की बात कर रहे हैं, दरअसल ये नकली समाजवादी हैं, और उसके बाद तो सदन के भीतर हंगामा और बढ़ गया। अब सवाल इस बात का है कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत फिर से लौटकर टोपी पर आ गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त भी लाल टोपी सियासत के केंद्र में थी। तब पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी ने लाल टोपी पर हमला किया था, और अब ब्रिजेश पाठक ने लाल टोपी पर निशाना साधकर 2024 से पहले यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज में दहशत के पीछे डॉन गवाह उमेश पाल का हत्यारा कौन। ये सवाल इस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश पूछ रहा है, क्योंकि बदमाशों ने राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से मार दिया। इस हमले में उमेश पाल के एक गनर की मौत हो गई है। वहीं मृतक उमेश पाल की मां ने इस हमले का बाहुबली अतीक अहमद और उसके गैंग पर आरोप लगाया है। गोलियों से थर्रा उठा प्रयागराज, राजू पाल हत्याकांड के गवाह की हत्या। कानून व्यवस्था पर सवाल, धूमनगंज इलाका हुआ लाल।
बसपा विधायक रहे राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हुई हत्या ने हड़कंप मचा दिया, क्योंकि हमलावरों ने प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में घर में घुसकर न सिर्फ उमेश पाल पर कई राउंड फायरिंग की, बल्कि पूरे इलाके को बम से दहला दिया। बदमाशों की गोलीबारी में उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात 2 गनर को भी गोली लगी। तीनों को स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान गवाह उमेश पाल और उनके गनर संदीप मिश्रा की मौत हो गई, जबकि दूसरे गनर राघवेंद्र सिंह का इलाज चल रहा। उनकी हालत गंभीर बनी है। पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, उस क्रेटा कार को देखने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर उमेश पाल बैठने की कोशिश कर रहा था। एक गनर बैठा हुआ था और इस जगह देखिए यहां से किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, ये देख सकते हैं। आगे की तरफ गोलियां लगी हुई हैं, बम के छर्रे जो है वो इस गाड़ी पर लगे हुए हैं और उमेश पाल की ही ये गाड़ी बताई जा रही है। हाईकोर्ट इस पर लिखा हुआ है, तो इस जगह पर हमला किया गया। और ये जो सामने आप बहुत सकरा सा रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते पर इसी गली के अंदर उमेश पाल का घर था। यहाँ पर जब हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबाजी शुरू की तो उमेश पाल जान बचाने के लिए इस गली में भागे, लेकिन वो अपने घर तक नहीं पहुंच सके। घर से बगल वाला जो मकान था उस मकान तक वो पहुंचे और उसके बाद जो है लेकिन वो बच नहीं सके। गवाह उमेश पाल की मौत पर पूरे प्रयागराज में दहशत का माहौल है। मृतक उमेश पाल की मां ने इस गोलीकांड के पीछे बाहुबली अतीक अहमद पर आरोप लगाया है। ये सोची साजी बिल्कुल साजिश हुआ है। ये वक्त जो सुरक्षा का आया है, अब घायल हो गए हम लोग तो नहीं, अब लोग तो बहन बिटिया अभी आ रहे हैं। क्या कहना आपको, किसने हमला कराया? ये आतिक ने करवाया, और कौन करवाएगा? अब ये आतिक का मुकदमा चल रहा है, कौन करवाया पता नहीं। गौरतलब है कि राजू पाल की हत्या 25 जनवरी 2005 को सुलेम सराय में गोली मारकर की गई थी, जिसमें बाहुबली अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस केस में उमेश पाल मुख्य गवाह था। गवाह बनते ही उमेश पर कई बार हमले का प्रयास हुआ, लेकिन वो बच निकला। 28 फरवरी 2008 को उमेश का अपहरण कर लिया गया था और मारपीट करते हुए उमेश को गवाही न देने की धमकी दी गई थी। इसके बाद उमेश पर एक हमला 11 जुलाई 2016 को उस वक्त हुआ जब उमेश गवाही देने गया था। तभी कचहरी परिसर में उस पर जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि इस बार भी उमेश बच गया, लेकिन शुक्रवार को हुए हमले में उमेश बच नहीं पाया। हमलावरों की तरफ से कई राउंड फायरिंग में कई गोलियां उमेश पाल को लगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या प्रयागराज में कानून का खौफ खत्म हो गया है और क्या आतंक और दहशत वाला एपिसोड फिर से शुरू हो गया है? प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। बात इरफान की सुपरफास्ट सुनवाई, बात विधायकी पर आई, क्योंकि इरफान सोलंकी का फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया है। आज इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कानपुर लाया गया, लेकिन अगले 6 महीने इरफान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इरफान को सजा हुई तो उनकी विधायकी जा सकती है। इरफान पर सुपर फास्ट सुनवाई, बात विधायकी पर आई। शायराना अंदाज में बोले इरफान, बड़े दिन बाद दिखी चेहरे पर मुस्कान। पिछले 3 महीने से जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के लिए आने वाले 6 महीने निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि इरफान पर दर्ज मुकदमों का फैसला अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हो चुका है। शुक्रवार को इरफान सोलंकी को महाराजगंज की जेल से कानपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया गया, जहां उन्हें फर्जी आधार कार्ड के मामले में पेश किया गया था, जिसकी अगली सुनवाई अब 4 मार्च को होगी। लेकिन जब जेल से इरफान बाहर आए तो एकदम अलग अंदाज में थे, क्योंकि इरफान सोलंकी ना सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, बल्कि शायराना अंदाज में जवाब दे रहे थे। फानूस बन के इसकी हवा करे और वो सम्मा क्या मुझे जिसे रोशन मेरा अल्लाह करे। आपको बता दें कि कानपुर में एक महिला के प्लॉट पर कब्जा और उसके घर को आग लगाने के मामले में इरफान पर आरोप तय होने हैं, क्योंकि इसी केस के बाद से इरफान की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और विश्लेषण में फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।